क्या वाकई सिस्टम फेल हो चला है? मालिक एक एक करके सारी चोरी पकड़ी जा रही है। तुमसे ज्यादा डर तो मुझे लग रहा है। अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, पूरा देश जान गया है भाजपा और ईसी दोनों एक ही है। हड़कंप एनडीए के भीतर मची है। इस चुनाव की हवा अगर सत्ता के खिलाफ जा रही है तो फिर नीतीश क्या करेंगे? और अगर वह नीतीश के खिलाफ नहीं बीजेपी के खिलाफ जा रही है जो पहले चरण में उभर रहा है, तब नीतीश क्या करेंगे? लेकिन 8% का मतलब बहुत साफ है। हर 5 में से एक व्यक्ति कहे कि मैंने वोट नहीं दिया था, जिसे वोट दिखाया जा रहा है, क्योंकि चुनाव आयोग जिस रिजल्ट को सामने रखता है उस पर सबकी सहमति होती है। लेकिन जब सवाल 3-4% का नहीं बल्कि 8 से 10% का हो जाए तो एक झटके में वो सत्ता डगमगाने लगती है जिस सत्ता को यह भरोसा होता है कि उसका अपना सिस्टम 3 से 4% तक तो अपने सिस्टम के जरिए एडजस्ट कर ही लेगा। यानी यह परिस्थिति बिहार में क्या पहले चरण के बाद इतनी व्यापक होती चली गई कि इसका एहसास एनडीए के भीतर नजर आने लगा, और इसकी गूंज जब दिल्ली में सुनाई देने लगी तो उसके बाद इस पर लाल कालीन बिछाने के लिए एनडीए के तमाम नेता पटना पहुंचने लग गए। और एनडीए के वो नेता भी पटना पहुंचने लग गए जिन्हें लगता है कि उन्हीं के भरोसे दिल्ली में सरकार टिकी हुई है। और अब अगर जनता ही इस रूप में खिलाफ खड़ी हो गई तो क्या होगा? कल तो उनके खिलाफ भी जनता खड़ी हो सकती है, क्योंकि 8 से 10% किसी एक राज्य में वोट बढ़ जाएं, ऐसी कल्पना तो सत्ताधारी जागते हुए क्या सोते हुए क्या उसके अपने सिस्टम के आश्रय भी वो कभी करता नहीं है। कल की वोटिंग से पहले आज तेजस्वी यादव ये बताने आए कि देखिए, बताया ही नहीं जा रहा है इलेक्शन कमीशन के जरिए कि दरअसल जो वोटिंग हुई पहले चरण में उसका आंकड़ा क्या है, कुल मिलाके कितना परसेंट ऑफ वोट है। वो तो पहले दिन 64.66% बताया गया, 64.66%। हमने भी देखा, आपने भी देखा, लेकिन 24 घंटे के बाद पता चला जी नहीं, वो 65.08% है। लेकिन कोई प्रेस रिलीज चुनाव आयोग ने जारी की नहीं। फिर यह खबर आई कहां से? उसके बाद कितनी महिलाओं ने वोट दिया, कितने पुरुषों ने वोट दिया, कितने जेंजी वालों ने वोट दिया, कितने युवाओं ने वोट दिया, कितने 60 की उम्र से ज्यादा जो कि अपने तौर पर उम्र के उस पड़ाव पर हैं, सीनियर सिटीजन, उन्हें भी तो पता होना चाहिए कि उनकी बड़ी तादाद वोटर के शक्ल में कितनी उभरी। कुछ भी नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार में बदलाव हो रहा है, बीजेपी कह रही है वो ऐतिहासिक जीत की दिशा में बढ़ रहे हैं। अब इन दो परिस्थितियों के बीच में आकर खड़े हो जाइए। और नीतीश चूंकि इससे पहले 2 बार पलट चुके हैं, उसके बाद की परिस्थितियां क्या होगी? सबसे बड़ा प्रभाव, दूसरा जो हाथ इस सरकार को टिकाए हुए है, वो है आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू। और अब आप कल्पना शुरू कीजिए, क्या यह संभव है चंद्रबाबू नायडू के बेटे पटना आए और पटना में आकर वह बीजेपी के नेताओं से मुलाकात करें, नीतीश कुमार से मुलाकात करें, और इन सब के बीच जब बीजेपी के नेताओं से मुलाकात हो उस वक्त जनता दल यूनाइटेड का कोई नेता मौजूद ना हो, और जब नीतीश कुमार से मुलाकात हो तो बीजेपी का कोई नेता मौजूद ना हो। बिहार के चुनाव का असर दिल्ली पर पड़ने वाला है, और दिल्ली हर असर को बेअसर करने के लिए अब बेचैन हो चुकी है, क्योंकि जो इससे पहले बिहार के चुनाव में कभी नहीं हुआ वह तो पहले चरण की वोटिंग में हुआ। लेकिन इससे पहले कौन सा नेता आता था दक्षिण भारत का जो बिहार में आकर बिहार के वोटरों से कहे आप वोट इसलिए दे दीजिए क्योंकि दिल्ली में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार हैं, और इसलिए दे दीजिए क्योंकि आंध्र प्रदेश में एनडीए की सरकार है। उनकी बातों को भी कौन कैसे कितना समझेगा, और खास तौर से अगर वो शख्स चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश हो, जो आंध्र प्रदेश के आईटी मिनिस्टर हैं। वो पटना पहुंचकर जब मुलाकात नीतीश कुमार से करते हैं तो कोई शख्स बीजेपी का उस वक्त मुलाकात के बीच में नहीं आता है। क्या यह संकेत है कि नीतीश कुमार संभल जाएं, या यह संकेत है कि आप बताइए अब हमें क्या करना है? आंध्र प्रदेश के भीतर अगर मुस्लिम वोट टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू को नहीं पड़ता तो वह उस तरीके से जीत नहीं पाते, और माइनॉरिटीज को आरक्षण देने का जिक्र खुले तौर पर बीजेपी सहयोगी थी तब भी चंद्रबाबू नायडू को इलेक्शन से पहले करना पड़ गया। तो ध्यान दीजिएगा, नारा लोकेश चंद्रबाबू नायडू के बेटे हैं, पहली बार पटना आए हैं, वह भी इलेक्शन के वक्त आए हैं। वह भी यह कहने से नहीं चूक रहे हैं कि दरअसल एनडीए को वोट देने चाहिए इसलिए वो आए हैं।
लेकिन इसके साथ वो बहुत बातें कह रहे हैं, वो सुनाएंगे आपको। लेकिन पहले जो बात उन्होंने हिंदी में कही उसे सुनिए। राष्ट्र में नीतीश जी है, जो आंध्र राष्ट्र में डबल इंजन सरकार, वैसे हम काम करके आगे जा रहे हैं। एज एन इंडियन मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही मैजिक फिर एक बार बिहार में भी होने का है। यहां यह सवाल मौजूद है कि अगर पहले चरण की शानदार वोटिंग का पूरा तमगा एनडीए की छाती पर बिहार के वोटरों ने टांग दिया है, तो उसके बाद नारा लोकेश को पटना आने की जरूरत क्यों पड़ी? और अगर इतनी बड़ी तादाद में वोटिंग हुई है जो दूसरे चरण के बाद की परिस्थितियों को कहीं ज्यादा नीतीश कुमार या एनडीए के लिए नाजुक करने वाली है, तो फिर कौन सा रास्ता होगा? क्योंकि इसके बाद इस देश के भीतर एक ही व्यक्ति तो बचेगा और वो चंद्रबाबू नायडू होंगे। पहला सवाल तो यही होता है कि आखिर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़े क्यों हैं? क्या वाकई उन्हें बहुत लाभालाभ मिल रहा है? और अगर लाभालाभ मिल रहा है और चुनाव में बिहार की जनता अगर चीजों को पलट देगी, तो क्या नीतीश कुमार वहां से साथ छोड़कर आ जाएंगे और उसके बाद दबाव चंद्रबाबू नायडू पर आएगा? दरअसल बिहार का चुनाव उस सिस्टम को चुनौती दे रहा है जिस सिस्टम के आश्रय क्या मौजूदा वक्त में बीजेपी को हर जगह जीत मिलती चली गई या फिर उसकी सरकार बनती चली गई, चाहे वो चुनाव हार जाए, जैसा महाराष्ट्र में हुआ, जैसा कमलनाथ की सरकार को हटाकर मध्य प्रदेश में हुआ। ये अलग अलग राज्यों की कहानियां हैं, लेकिन इन सबसे हटकर सवाल तो पहली बार यह भी है, बिहार का चुनाव ही चुनौती बनकर क्यों सामने आया है? बिहार चुनाव के वक्त ही इलेक्शन कमीशन इस देश के भीतर नए वोटर लिस्ट को क्यों तैयार कर रहा है? इसी दौर में सबसे ज्यादा कॉर्पोरेट पूंजी जो इससे पहले इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए चला करती थी और बहुत साइलेंटली चला करती थी, अब वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बंद हो चुकी है। लेकिन पैसे की आवाजाही या कॉर्पोरेट ने जितनी साख या जितना पैसा मौजूदा पॉलिटिकल सिस्टम में लगाया हुआ है, वह चाहेगी कि कम से कम उसका पैसा ना डूबे। सवाल, कल की वोटिंग अगर 65% तक चली गई तो वाकई बिहार की राजनीति में यह एक ऐतिहासिक बदलाव होगा। दूसरा सवाल, इस दौर में एनडीए को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की स्ट्रेटजी को जो एक चेहरे के रूप में रखा गया, वो एक झटके में भरभरा कर गिर जाएगा। और तीसरी परिस्थिति है कि राजनीतिक परिवर्तन की इस दिशा में क्या बीजेपी अलग थलग अकेले खड़ी दिखाई देगी और उसमें सिर्फ उनके नायक नरेंद्र मोदी होंगे? और नरेंद्र मोदी को लेकर बीजेपी के भीतर उठते हुए सवाल, उनकी अपनी विचारधारा, उनकी अपनी राजनीतिक विचारधारा की सोच, उस विचारिक धारा के तहत स्वयंसेवकों का चुनाव मैदान में उतरना, ये तमाम परिस्थितियों को 2004 में शाइनिंग इंडिया के तहत अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में भी देखा गया। क्या वो एक नए रूप में इस चुनाव में उभर रहा है जिसका खौफ है? और इसीलिए एक उल्लास और उत्साह के साथ एक हिस्टोरिकल जीत किसकी होगी, इस दिशा में एक सस्पेंस कायम हो चुका है। इंतजार कीजिए, कल तक का इंतजार कीजिए, बहुत कुछ सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।